हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। एसएससी जेई के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को हम कर रहे थे। आज हमारा स्टील का फोर्थ लेक्चर है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। एसएससी जेई 2023 में मेरी 8th रैंक थी, ये मेरा रोल नंबर है। उसके अलावा एसएससी जेई 2022 मैंने क्लियर किया हुआ है और ये सब एग्ज़ाम भी मैंने क्लियर किए हुए हैं। ये शो करने का पर्पज़ ये है कि जो आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है वो इस एग्ज़ाम के लिए सफिशियंट है। तो ठीक है दोस्तों, अब हम अपना सॉल्यूशन शुरू करते हैं। इसके अंदर जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान आसान वाले क्वेश्चन वे हमने कंसिडर नहीं किए हैं। जो थोड़े डिफ़िकल्ट चैलेंजिंग क्वेश्चन थे वे हमने कंसिडर किए हैं। तो अगर आपने बेसिक क्वेश्चन कर रखे हैं और आपके पास बुक नहीं है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो भी मान लो आपने पूरी सीरीज़ देख ली अपनी, तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द आउटस्टैंड ऑफ द वेब स्टिफनर इन टर्म ऑफ द थिकनेस ऑफ द फ्लैट शैल बी। तो जो दोस्तों वेब स्टिफनर का आउटस्टैंड होता है उसके थिकनेस हम कितनी लेते हैं, 12T लेते हैं। वेब स्टिफनर क्या होता है, ये आपका आई सेक्शन है। जैसे ये आपका आई सेक्शन है, तो जो इसका ये वेब वाला पोर्शन है ये इसकी वेब है, ये इसकी फ्लैंज है। तो इस वेब को हम स्टिफन करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे प्लेट लगा देते हैं। यहाँ पे प्लेट लगा देते हैं, प्लेट फ्लैट कुछ भी लगा सकते हैं हम, ताकि स्टिफन हो जाए। तो जो इसका आउटस्टैंड होगा, यानी कि इसकी वेब से कितने डिस्टेंस आगे तक ये हम प्रोवाइड करते हैं, तो ये कितना हम कंसिडर करते हैं, 12T तक कंसिडर करते हैं। और स्टिफनर्स क्या होते हैं, स्टिफनर कह लो या फिर उसको क्या क्या कह सकते हैं हम, कि उसको एक टाइप से ब्रेसिंग कर रखी है, सपोर्ट कर रखा है। तो पहले भी मैंने आपको एग्जांपल बताया, अगर आपने पहले नहीं देखी वीडियो तो आप जैसे समझ सकते हो। ये दीवार है, आपने यहाँ कोई स्टैंड वगैरह लगा दिया एसी वगैरह का, तो जब इसके ऊपर लोड आएगा तो ये ऐसे मुड़ जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, यहाँ पे मान लो आपने स्ट्रिप वगैरह लगा दी, तो क्या हो जाएगा, इसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाती है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हमने स्टिफनर का नाम दे दिया इसने हमने, कि भाई इस पूरे जो हमारा स्टील का जो भी हमारा स्ट्रक्चर था या जो भी चीज़ थी, उसको हमने स्टीफन कर दिया, उसको मजबूती प्रोवाइड कर दी। अब उसके अंदर डिफॉर्मेशंस नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। दी वेल्डेड स्टील प्लेट गर्डर कंसिस्ट ऑफ द टू फ्लैंज प्लेट ऑफ 350 mm इंटू 16 mm एंड ए वेब प्लेट ऑफ 1000 mm इंटू 6 mm रिक्वायर। तो दोस्तों इसके अंदर आपको क्या दे रखा है, जो आपका आई सेक्शन होता है उसका जो वेब है और जो फ्लैंज है उसके डायमेंशन दे रखे हैं। तो फ्लैंज प्लेट की थिकनेस कितनी है, 350 mm, यानी कि फ्लैंज प्लेट की ये विड्थ कह लो 350, और जो इसकी थिकनेस है वो 16 mm। और वैसे ही जो आपकी ये वेब की प्लेट है, इसकी ये डेप्थ हो गई 1000 mm, और ये जो विड्थ है इसकी ये हो गई हमारी 6 mm। तो ये हमें डायमेंशन दे रखे हैं। तो अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछ जाए कि इसको आपको स्टिफनर प्रोवाइड करने पड़ेंगे कि नहीं प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो दोस्तों स्टिफनर हम कब प्रोवाइड करते हैं, उसका कुछ क्राइटेरिया होते हैं, वे आपको पता होने चाहिए। जैसे ये आपको आई सेक्शन दिया हुआ है, तो इस आई सेक्शन के अंदर जो हमारी डेप्थ और थिकनेस ऑफ वेब है उसका जो रेशो हम निकालते हैं किसी भी आई सेक्शन के लिए, ये इसके अंदर आया 166। तो हमारे पास कुछ कंडीशंस होती हैं। जो डी/टी का रेशो अगर 85 से 200 के बीच में है, तो हम क्या प्रोवाइड करेंगे, इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनर्स को प्रोवाइड करेंगे। जो इसकी और कंडीशंस है वे मैं आपको बता देता हूँ। ये रही कंडीशंस हमारी जो स्टिफनर्स होती हैं उनके लिए। तो सबसे पहले कंडीशन देखिए, इफ़ डेप्थ अपॉन थिकनेस ऑफ वेब 90 से ज़्यादा है, तो हम क्या प्रोवाइड करेंगे, वर्टिकल स्टिफनर्स आर प्रोवाइडेड टू प्रिवेंट द बकलिंग ऑफ वेब ड्यू टू द डायगोनल कंप्रेशन। तो डी बाई थिकनेस ऑफ वेब अगर 90 से ज़्यादा है तो हम क्या प्रोवाइड करेंगे, वर्टिकल स्टिफनर्स। ये आपका आई सेक्शन है और आपने यहाँ पे कुछ प्लेट लगा दी, यानी कि वर्टिकल स्टिफनर प्रोवाइड कर दिए, ताकि इस प्लेट की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाए अगर डी/टी 90 से ज़्यादा है। अगर ये 200 से ज़्यादा, तब हम क्या प्रोवाइड करेंगे, तब हम हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स को प्रोवाइड करेंगे। कहाँ पे, 0.2D फ्रॉम द कंप्रेशन फ्लैंज। जो एक कंप्रेशन वाला फ्लैंज है इससे कितने डिस्टेंस पे, इससे हम 0.2D डिस्टेंस के ऊपर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्टिफनर को प्रोवाइड करेंगे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तीसरा केस आता है डी/टी 250 से ज़्यादा हो, तब आप एडिशनल हॉरिजॉन्टल स्टिफनर कहाँ प्रोवाइड करोगे, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर। यहाँ आपने प्रोवाइड करी थी 0.2 डिस्टेंस के ऊपर, और यहाँ कर दिया आपने न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर। अगर डी/टी का रेशो 400 से ज़्यादा हो तो हम सेक्शन को रीडिज़ाइन करेंगे। सेक्शन को हम क्या करेंगे, रीडिज़ाइन करेंगे, क्योंकि वो हमारा बहुत वीक सेक्शन हो जाएगा। तो ये 3 पॉइंट आपको पता होने चाहिए, 90, 250 और 400, कौन से केस में हम ये स्टिफनर प्रोवाइड करते हैं। तो अब अपने वापस क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। इस वाले क्वेश्चन में हमने डी/टी की वैल्यू निकाल ली 166।
तो हमें इसके अंदर क्या प्रोवाइड करने पड़ेंगे, वर्टिकल स्टिफनर्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। अब ऑप्शन देखते हैं क्या दिए हुए हैं। और जो हम ये डी बाई टी ले रहे हैं, जो हम ये डी बाई टी ले रहे हैं, हम किसके लेंगे, उसके लेंगे हम, ये जो वेब है उसके। फ्लैंज की हम डेप्थ और थिकनेस को कंसिडर नहीं कर रहे। तो इसमें वैसे तो हमें प्रोवाइड करना चाहिए, जो हमने अभी थ्योरी पढ़ी है उसके हिसाब से तो वर्टिकल स्टिफनेस को प्रोवाइड करना चाहिए, लेकिन जो बुक के अंदर आंसर दिया हुआ वो दिया हुआ है इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनर। तो अगर सेम यही क्वेश्चन आ जाए तो आप इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनर को टिक लगा देना। लेकिन जो थ्योरी है वो मैंने आपको बता दिया, अगर 85 से ज़्यादा हो तो वर्टिकल स्टिफनर, 200 से ज़्यादा हो तो हॉरिजॉन्टल स्टिफनर 0.2D फ्रॉम कंप्रेशन फ्लैंज, और 250 से ज़्यादा हो तो एडिशनल हॉरिजॉन्टल स्टिफनर एट न्यूट्रल एक्सिस। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। और इसमें 85 से 200 के बीच में था तो वर्टिकल स्टिफनर आना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी को इसका एक्सप्लेनेशन पता होगा कि वर्टिकल स्टिफनर इस बुक के अंदर क्यों दिया तो वो कमेंट करके बता सकता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या आना चाहिए था, वर्टिकल स्टिफनर आना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लैंज स्प्लाइस इन द प्लेट गर्डर इज सब्जेक्टेड टू। तो जो फ्लैंज स्प्लाइस होती है प्लेट गर्डर में, उसके ऊपर कौन सा फोर्स आता है, उसके ऊपर दोस्तों एक्सियल फोर्स आता है। फ्लैंज स्प्लाइस क्या होती है, जैसे कि एक आई सेक्शन ये है, इसको हम साइड से देखते हैं इस आई सेक्शन को, तो साइड से हमें ऐसे दिखाई देगा ये आई सेक्शन, एक आई सेक्शन ये है और दूसरा आई सेक्शन ये है। तो इन दोनों को आपस में जॉइंट करवाने के लिए हम एक प्लेट यहाँ पे लगा देंगे और इनको जॉइंट करवा देंगे। तो जो हमने ये प्लेट यूज करी, इस प्लेट को हम क्या बोलेंगे, फ्लैंज प्लेट बोलेंगे, फ्लैंज स्प्लाइस बोलेंगे। तो स्प्लाइस प्लेट का क्या काम होता है, दो अलग अलग सेक्शन को आपस में कनेक्ट करने के लिए। तो इस फ्लैंज प्लेट के अंदर कौन सी फोर्स डेवलप होती है, एक्सियल फोर्स डेवलप होंगी। इसमें फ्लैंज स्प्लाइस में कौन सी फोर्स डेवलप होंगी, आपको याद रखना है, एक्सियल फोर्स डेवलप होगी। अगर आप इस सिचुएशन को इमेजिन कर पा रहे हो तो इसको इमेजिन करने की कोशिश करना। ये आपकी बीम है, ये जो आपको पूरी दिख रही है पूरी बीम, दो बीम थी आपने आपस में ज्वाइन करवा दी। अब इसके ऊपर से लोड लगा कुछ तो ये बैंड होगी, तो बैंड होकर ये ऐसी शेप हो जाएगी, ऐसी शेप होने की कोशिश करेगी। लेकिन हमने ये फ्लैंज प्लेट से इसको कनेक्ट करवाया हुआ, ये आपकी दो बीम थी, ये आपने फ्लैंज प्लेट से कनेक्ट करी हुई थी, तो इसके अंदर बैंडिंग की कोशिश होएगी। तो इस फ्लैंज प्लेट ये इस टाइप से खींचेगी, ये फ्लैंज प्लेट इस टाइप से खींचने की कोशिश करेगी, तो इसके अंदर एक्सियल फोर्स आएंगे। इसके अंदर कौन सी फोर्स आएंगी, एक्सियल फोर्स। इमेजिन करने की कोशिश करना, नहीं कर पा रहे हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप इसको याद कर लेना केवल। तो फ्लैंज स्प्लाइस किसके लिए डिज़ाइन होती है, एक्सियल फोर्स के लिए। और स्प्लाइस क्या होती है वो मैंने आपको बताई दी। ये देखिए, ये आपकी दो आई सेक्शन थे, ऊपर आपने ये प्लेट लगा दी, इसी को आप फ्लैंज स्प्लाइस बोलते हो। जब इसमें बैंडिंग होगी, लोड वगैरह लगेगा तो इसमें ऐसे फोर्स डेवलप होंगी। इमेजिन करने की कोशिश करो आप। और जो वेब सप्लाइस होती है, जो वेब पोर्शन के अंदर हम लगा रहे हैं वो हमारी वेब सप्लाइस होगी। वेब सप्लाइस को हम किस चीज़ के लिए डिज़ाइन करते हैं, शेयर के लिए और मूवमेंट के लिए। जो ये वेब वाली सप्लाइस है इसको किसके लिए डिज़ाइन करेंगे, शेयर के लिए और मूवमेंट के लिए। इसको शेयर के लिए और मूवमेंट के लिए हम डिज़ाइन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन में दोस्तों क्या दिया हुआ है, जो डी बाई टी का जो रेशो है वो 400 से कम है, डी बाई टी का जो रेशो वो 400 से कम है, तो हम इस प्लेट ग्रेटर के अंदर क्या प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों 400 से कम है तो इसका मतलब क्या है, वो 250 से लेके 400 वाला केस इमेजिन करके चलना हमें। तो हम एंड बियरिंग स्टिफनर, इंटरमीडिएट ट्रांसफर स्टिफनर, लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनर एट 0.2D फ्रॉम द कंप्रेशन फ्लैंज एट द न्यूट्रल एक्सिस आर नीडेड। यानी कि हम तीनों की तीनों चीज़ लगा देंगे, वर्टिकल स्टिफनर भी, हॉरिजॉन्टल स्टिफनर भी, और हॉरिजॉन्टल स्टिफनर न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर भी, और 0.2 डिस्टेंस के ऊपर भी। तो ए नंबर ऑप्शन। और इसके अंदर 3 केस बनते हैं, ये हमने अभी स्टार्टिंग में देख लिए थे। 90 से ज़्यादा हो तो वर्टिकल, 200 से ज़्यादा हो तो हॉरिजॉन्टल, 250 से ज़्यादा हो तो एडिशनल हॉरिजॉन्टल एट न्यूट्रल एक्सिस। अगर 400 से ज़्यादा हो तो रीडिज़ाइन कर देंगे सेक्शन को हम कंसिडर नहीं करेंगे। और एंड बियरिंग स्टिफनर्स क्या होते हैं वो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देख लिया था। एंड बियरिंग स्टिफनर्स आर प्रोवाइड टू ट्रांसफर द लोड फ्रॉम बीम टू द सपोर्ट। बीम से लेके सपोर्ट के ऊपर लोड को ट्रांसफ़र करने के लिए, यानी कि एंड जो हमारी बीम है, ये बीम है, इस बीम के जो एंड वाला पार्ट है यहाँ पे जो स्टिफनर लगेगा उनको क्या बोलेंगे, एंड बियरिंग स्टिफनर बोलेंगे हम। स्टिफनर लगाने से क्या होती है, उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। स्टिफनर लगाने से क्या होगी, उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। और ये तो वहीं बताया हुआ 0.2 डिस्टेंस फ्रॉम दी कंप्रेशन फ्लैंज। तो ये सारे पॉइंट आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर IS 800/2007 इन द डिज़ाइन ऑफ द बीम्स या प्लेट गर्डर
व्हेन द वेब ऑफ ए मेंबर एक्टिंग अलोन इज इनएडिक्वेट, यानी कि अगर सफिशिएंट नहीं है। फॉर एग्जांपल ये आपका आई गर्डर है, प्लेट गर्डर है, कुछ भी कह लो, तो इसका जो वेब है, वेब यानी कि ये बीच वाला हिस्सा, ये इनएडिक्वेट यानी कि मजबूती इसके अंदर सफिशिएंट नहीं है, तो हम स्टिफनर का यूज करते हैं। स्टिफनर्स आर यूज। तो आपको मैच दी फॉलोइंग करना कि कौन से टाइप का स्टिफनर किस टाइप पे यूज होता है। तो दोस्तों जो मैच दी फॉलोइंग वाले क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर अपने को कोशिश क्या करनी होती है, जो सबसे आसान वाला है और आपको उसका आंसर पता हो तो उसको मैच करवाने की कोशिश करना। तो सबसे पहले हम बियरिंग स्टिफनर को देख लेते हैं, क्योंकि बियरिंग स्टिफनर हमने ऊपर भी एक दो बार पढ़ लिया। तो बियरिंग स्टिफनर का क्या काम होता है, ये लोकल क्रशिंग को प्रिवेंट करता है। बियरिंग स्टिफनर क्या होता है, लोकल क्रशिंग को प्रिवेंट करता है ड्यू टू द कंसनट्रेटेड लोड। कंसनट्रेटेड लोड यानी कि बहुत ज़्यादा लोड एक किसी पॉइंट पे आ रखा हो, उसकी वजह से अगर क्रश हो जाता है, लोकल क्रशिंग उसको प्रिवेंट करता है। और बियरिंग स्टिफनर को हम कहाँ प्रोवाइड करते हैं, कोणों के ऊपर, एंड के ऊपर प्रोवाइड करते हैं। तो उस चीज़ से भी आप समझ सकते हो बियरिंग को हम कहाँ प्रोवाइड करेंगे, एंड के अंदर। एंड का क्या मतलब होगा, यानी कि लोकल एक जगह बता दिया आपने, एंड्स के ऊपर प्रोवाइड करें, यानी कि लोकल क्रशिंग को प्रिवेंट करेगा। तो बियरिंग स्टिफनर याद हो गया आपको। फिर आते हैं लोड कैरिंग स्टिफनर। तो इसका भी वही काम होता है, ये भी लोकल बकलिंग को प्रिवेंट करता है ड्यू टू दी कंसनट्रेटेड लोडिंग। इनके बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या है, लोड वाले स्टिफनर तो क्या करेंगे, बकलिंग की वजह से, लोड कैरिंग स्टिफनर किसकी वजह से, बकलिंग की वजह से, वो लोकल बकलिंग को प्रिवेंट करेंगे ड्यू टू कंसनट्रेटेड लोड। लेकिन जो बियरिंग स्टिफनर है वो किसकी वजह से, कंसनट्रेटेड लोड की वजह से जो क्रशिंग हो रही है उसको प्रिवेंट करेंगे। तो इन दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। जो लोड कैरिंग स्टिफनर है वो क्या करेंगे, बकलिंग को प्रिवेंट करेंगे। लोड कैरिंग स्टिफनर क्या करेंगे, बकलिंग को प्रिवेंट करेंगे। और जो बियरिंग वाले स्टिफनर हैं वे क्रशिंग को प्रिवेंट करेंगे कंसनट्रेटेड लोड की वजह से, क्योंकि जो एंड्स होते हैं वहाँ पे जो लोड होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद दोस्तों आता है इंटरमीडिएट ट्रांसवर्स वेब स्टिफनर। तो ट्रांसवर्स वेब स्टिफनर का क्या मतलब है, ट्रांसवर्स का मतलब है परपेंडिकुलर। जैसे ये आपकी आई बीम है, तो ये अंदर ऐसे लेंथ इसकी कुछ इस तरीके से जा रखी होगी, ठीक है, ये इसकी लेंथ है, जैसे कि मैंने इसमें दिखाई आपको, अंदर की तरफ ये बीम हमारी ऐसे जा रखी होगी। तो जो आप लेंथ के अलोंग स्टिफनर प्रोवाइड करोगे, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, उनको क्या कहेंगे हम, लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनर। लेकिन जो इसके परपेंडिकुलर, जो ये लेंथ ऐसे अंदर की तरफ जाने लग रही है, इसके परपेंडिकुलर जो आप ये स्टिफनर प्रोवाइड करोगे ऐसे, तो उनको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स स्टिफनर, यानी कि वर्टिकल स्टिफनर। वर्टिकल वालों को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स स्टिफनर। और इनका क्या काम होता है, ये इसके बकलिंग की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देते हैं, ये इसके बकलिंग की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देते हैं ड्यू टू शियर। तो जैसे आपको दिख भी रहा है, ये आपका आई सेक्शन है, आई के साथ में आपने एक ये प्लेट लगा दी, तो इसको बक्कल नहीं होने देंगे, बक्कल यानी कि इसको ऐसे नहीं होने देगा, ठीक है। तो अब तक तो आप काफ़ी समझदार हो गए हो, बकलिंग का मतलब आपको पता भी होगा बकलिंग क्या होती है। ये आपका कॉलम है, लोड लगाया तो ये कॉलम ऐसे हो जाता है, तो इसको हम बक्कल होना कहते हैं। तो इंटरमीडिएट ट्रांसवर्स वेब स्टिफनर क्या करते हैं, उसको बकलिंग नहीं होने देता, वेब को बकल नहीं होने देता। फिर आता है आपके पास डायगोनल स्टिफनर। डायगोनल स्टिफनर्स का क्या काम होता है, ये लोकल रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं वेब को अंडर शियर एंड बियरिंग। लोकल रीइंफोर्समेंट का मतलब, रीइंफोर्समेंट का मतलब ये नहीं कि स्टील प्रोवाइड कर रहा है, रीइंफोर्समेंट का मतलब है उसको एडिशनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, शक्ति प्रोवाइड कर रहा है ड्यू टू दी शियर एंड बियरिंग। तो ये चारों पॉइंट आपको याद होने चाहिए। तो याद करने में ये वाला, ये तीन थोड़े आसान है। डायगोनल वाले को ऐसे याद रखना कि रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करता है। तो मैच ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन था, बुक में गलत आंसर दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और ये आप पढ़ सकते हैं, इंटरमीडिएट ट्रांसवर्स वेब स्टिफनर। ट्रांसवर्स यानी कि वर्टिकल वाला, वर्टिकल वाला क्या करेगा, बकलिंग स्ट्रेंथ वेब की इंक्रीज कर देगा। लोड कैरिंग स्टिफनर क्या है, उसकी बकलिंग को प्रिवेंट करेगा। लोड कैरिंग स्टिफनर बकलिंग को प्रिवेंट करेगा ड्यू टू कंसनट्रेटेड लोड। बियरिंग वाला, ये भी कंसनट्रेटेड लोड की वजह से, लेकिन ये लोकल क्रशिंग को, बियरिंग वाला क्रशिंग में और लोड कैरिंग स्टिफनर बकलिंग में। टोर्जन वाला, टोर्जन वाला क्या करेगा, टोर्जन रिस्ट्रेंट प्रोवाइड करेगा, यानी कि टोर्जन के खिलाफ उसकी शक्ति को इंक्रीज कर देगा। डायगोनल स्टिफनर लोकल रीइंफोर्समेंट को प्रोवाइड करता है। टेंशन स्टिफनर क्या होता है, अगर हमें टेंसाइल फोर्स ट्रांसमिट करनी हो वेब के थ्रू तो उसकी स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेप फैक्टर ऑफ ए सर्कुलर सेक्शन इज इक्वल टू। तो दोस्तों जो सर्कुलर सेक्शन होता है
उसका शेप फैक्टर कितना होता है, उसका शेप फैक्टर होता है 1.70। और ये शेप फैक्टर आखिरकार होता क्या है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको ये पता होने चाहिए। तो शेप फैक्टर शो द रिजर्व स्ट्रेंथ। शेप फैक्टर में क्या बताता है, रिजर्व स्ट्रेंथ ऑफ द सेक्शन बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ फर्स्ट यील्ड एंड इट में शो द रिजर्व स्ट्रेंथ ऑफ द कंप्लीट स्ट्रक्चर इफ ऑल द हिंज रिक्वायर फॉर कोलैप्स फॉरम साइमल्टेनियसली। तो इस चीज़ का हमें क्या मतलब समझ में आया, इसका मतलब ये है कि ये रिजर्व स्ट्रेंथ बताता है किसी भी सेक्शन की। रिजर्व स्ट्रेंथ मतलब जो यूज नहीं हुई है अभी तक, किस पॉइंट से लेके, यील्ड पॉइंट से लेके। हम नॉर्मली जो भी अब तक हमने डिज़ाइन करते हुए आए हैं, हम क्या पढ़ते हैं, स्टील ऐसे गया, यहाँ पे यील्ड हुआ, फिर ऐसे फॉर्म होता है, फिर ऐसे यहाँ पे अल्टीमेट फेलियर आता है। तो इतना बड़ा जो ये सेक्शन बच गया, इसको तो हम पढ़ते ही नहीं हैं। तो उस चीज़ को हम कहाँ पढ़ लेते हैं, शेप फैक्टर के अंदर हम इस चीज़ को पढ़ लेते हैं। यील्ड पॉइंट के बाद जो इस सेक्शन की स्ट्रेंथ बची हुई है प्लास्टिक नेचर की, तो उसको हम क्या कहते हैं, शेप फैक्टर के थ्रू उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। और शेप फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है प्लास्टिक मूवमेंट कैपेसिटी अपॉन इलास्टिक मूवमेंट कैपेसिटी, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो सेक्शन मॉडुलस प्लास्टिक अपॉन सेक्शन मॉडुलस इलास्टिक। तो जो हमारे पिछले लेक्चर हैं उनमें भी आपने ये क्वेश्चन देखा होगा, प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस अपॉन इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस, ये क्या होता है, ये शेप फैक्टर होता है। और जो इसका रेस हुआ उससे भी पता चल रहा है कि भाई प्लास्टिक की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, इलास्टिक की कम होती है। तो मान लो शेप फैक्टर 1.70 आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि प्लास्टिक के अंदर उसकी स्ट्रेंथ इलास्टिक के कंपैरिजन में 70% ज़्यादा है। ठीक है, इस चीज़ का मतलब आप समझ सकते हो। और एक हम निकालते हैं लोड फैक्टर। लोड फैक्टर क्या होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी मल्टीप्लाई बाय शेप फैक्टर। लोड फैक्टर क्या होता है, लोड फैक्टर होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी मल्टीप्लाई बाय शेप फैक्टर। तो ये फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, पेपर के अंदर इससे क्वेश्चन आता है। जो अलग अलग शेप होती हैं उनके लिए शेप फैक्टर कितना होता है वो आपको याद रखना है। रेक्टेंगल के लिए 1.5, सर्कल के लिए 1.7, रोम्बस के लिए 2, ट्रायंगल के लिए 2.343, होलो सर्कुलर के लिए 1.27, होलो सर्कुलर के लिए 1.27, या फिर आप इसको किससे लिख सकते हो, 4/पाई। ये दोनों एक ही चीज़ है, 1.27 या 4/पाई होलो सर्कुलर के लिए। आई के लिए कितना होगा, 1.1 से लेके 1.2। तो ये जो 6 पॉइंट है, 6 के 6 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में इनसे क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। शेप फैक्टर क्या होता है, अगर निकालना नहीं भी आता तो ये डेफिनेशन तो आपको पता ही होनी चाहिए। और ये रिप्रेजेंट किसको करता है, ये रिजर्व स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है यील्ड पॉइंट के बाद, कि यील्ड पॉइंट के बाद कितनी स्ट्रेंथ है। 1.5 शेप फैक्टर, इस चीज़ का क्या मतलब हुआ कि भाई 50% इसके पास ज़्यादा स्ट्रेंथ है इलास्टिक वाले से। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये शेप फैक्टर कैसे निकालते हैं वो हम एक सेक्शन का भी निकाल के देख लेंगे अभी सॉल्यूशन में अपने। पिक द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। इन ए लोडेड बीम द मोमेंट एट विच द फर्स्ट यील्ड ओकर इज कॉल्ड द यील्ड मोमेंट। तो ठीक बात है, किसी बीम के अंदर वो मोमेंट जहाँ पे पहला यील्ड ओकर करता है उसको हम क्या कहेंगे, यील्ड मोमेंट कहेंगे। सेकंड स्टेटमेंट, इन ए लोडेड बीम द मोमेंट एट विच द एंटायर सेक्शन ऑफ द बीम बिकम फुल्ली प्लास्टिक इज कॉल्ड द प्लास्टिक मोमेंट, ये भी ठीक है। इन ए फुल्ली प्लास्टिक स्टेज ऑफ द बीम द न्यूट्रल एक्सिस डिवाइड दिस सेक्शन इन 2 सेक्शन ऑफ द इक्वल एरिया, तो ये भी बिल्कुल ठीक बात है। तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, बिल्कुल डिटेल में देखेंगे। तो पहला पॉइंट तो आपको समझ में आ ही गया कि भाई वो वाला पॉइंट जहाँ पे पहला यील्ड ओकर होता है उसको हम क्या बोलेंगे, यील्ड मूवमेंट बोलेंगे। तो इसमें तो एक्सप्लेन करने का कुछ है नहीं। सेकंड थर्ड पॉइंट को हम देख लेते हैं। दोस्तों 4 टाइप के सेक्शन होते हैं, वे 4 टाइप के सेक्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कौन कौन से सेक्शन होते हैं एक बार फिर रिपीट करेंगे, सिलेंडर सेक्शन, सेमी कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट एंड प्लास्टिक। तो सिलेंडर सेक्शन के अंदर क्या पढ़ा था हमने कि यील्ड करने से पहले सेक्शन हमारा बक्कल हो जाता है। सेकंड था सेमी कॉम्पैक्ट, उसके अंदर क्या था, जो एक्सट्रीम फाइबर है उसको ऊपर यील्ड मूवमेंट आएगा, उसके अलावा किसी भी के ऊपर यील्ड नहीं आएगा। तो ये सेकंड सेक्शन हो गया, यानी कि सेमी कॉम्पैक्ट। थर्ड क्या पढ़ा था हमने कि भाई उसके अंदर यील्ड मूवमेंट आएगा पूरे के पूरे सेक्शन के अंदर, लेकिन प्लास्टिक इंच फॉर्म नहीं होएगा। और फोर्थ हमारा क्या था, जो प्लास्टिक वाला था। तो ये 4 हमने पढ़े थे। और जो इसका डायग्राम बनेगा, नॉर्मली हम डायग्राम कैसे बनाते हैं, हम डायग्राम जैसे रेक्टेंगुलर सेक्शन है इसका आपने डायग्राम ऐसे बना दिया। तो इस चीज़ का क्या मतलब है, जो ये वाला आखिरी वाला पॉइंट है यहाँ पे यील्ड स्ट्रेस आ गया,
और ये वाला सेक्शन यहाँ पे फेल हो गया। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। अभी तो इसी के ऊपर यील्ड आया, फिर इसके ऊपर यील्ड आएगा, फिर ये यील्ड करेगा, फिर ये यील्ड करेगा, तो आखिरी में डायग्राम इसका ऐसे बन जाएगा, सभी यील्ड कर जाएंगे। जितने भी पॉइंट है इस सेक्शन के ऊपर सभी के ऊपर यील्डिंग हो जाएगी। तो इसको आप क्या बोलोगे, ये प्लास्टिक स्टेज आ गई, सभी पॉइंट आपके यील्ड हो गई। ये है फुल्ली प्लास्टिक डिज़ाइन। तो जैसे आप इसके अंदर देख सकते हो, यील्ड मूवमेंट क्या होता है ये हमने देख ही लिया कि भाई जो आखिरी वाला फाइबर है, ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा जो इस ये वाला फाइबर केवल ये वाला फाइबर यील्ड करेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, यील्ड मूवमेंट। द एक्सट्रीम फाइबर आफ्टर अटेनिंग द यील्ड स्ट्रेस डू नॉट टेक एनी मोर स्ट्रेस। एक बार ये यील्ड कर गया उसके बाद कितनी स्ट्रेस ले सकता है, इससे ज़्यादा थोड़ी ना स्ट्रेस ले सकता है ये। अगर हमने फिर भी लोड को इंक्रीज करवा दिया तो यील्ड क्या होगी, इनवर्ड प्रोग्रेस करेगी। यील्डिंग पहले इसकी हुई, फिर इसकी यील्डिंग होगी, फिर इसकी, तो इस पूरे सेक्शन को ये यील्ड कर जाएगा। ठीक है, आप इस चीज़ को समझ पाए होगी। तो वही चीज़ इसने बताई हुई है, अगर आपने लोड को बढ़ा दिया तो यील्डिंग पूरे सेक्शन की हो जाएगी। द मूवमेंट एट विच द एंटायर सेक्शन बिकम फुल्ली प्लास्टिक इज कॉल्ड द प्लास्टिक मूवमेंट। प्लास्टिक मूवमेंट क्या होता है, ऐसा मूवमेंट जिसके ऊपर पूरा का पूरा सेक्शन आपका यील्ड कर जाए, तो वो होगा आपका प्लास्टिक मूवमेंट। एंटायर सेक्शन इज एट द यील्ड स्ट्रेस एफ वाई सिंस यील्डिंग प्रोग्रेस एट द न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम द बोथ साइड। तो एंटायर सेक्शन यील्ड भी होगा क्योंकि जो यील्डिंग है दोनों तरफ से होगी, ऊपर कंप्रेशन से भी और नीचे टेंशन से भी। तो जो न्यूट्रल एक्सिस है इस पूरे सेक्शन को दो एरिया के अंदर डिवाइड कर देगी, इक्वल एरिया के। वन हाफ ऑफ द सेक्शन विल बी यील्ड इन टेंशन और अदर कंप्रेशन। तो ये पूरा सेक्शन हमारा कैसे डिज़ाइन हो जाएगा, इस टाइप से। ये वाला आपका कंप्रेशन में फेल होगा और ये वाला आपका टेंशन में फेल होगा, और इनका जो एरिया है वो बिल्कुल इक्वल रहेगा और आपकी यहाँ न्यूट्रल एक्सिस बन जाएगी। एक हम ये पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हो आप, M/I σ/π E/R। तो ये किस चीज़ के लिए था, ये तो इलास्टिक था, लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, प्लास्टिक। और इसके अंदर जो आप ये σ/y निकालते हो, σ/y नहीं, आप ये मोमेंट निकालते हो। मोमेंट आप कितना निकालते हो, σ/I/y। आप ऐसे ही निकालते हो ना मोमेंट को। तो ये आपका कौन सा है, यील्ड मूवमेंट होता है। ये क्या होता है, यील्ड मूवमेंट या फिर इलास्टिक मूवमेंट, जिसके ऊपर जो केवल आखिरी वाला फाइबर है वो यील्ड करता है। लेकिन अभी हम क्या करवा रहे हैं, पूरे के पूरे सेक्शन को यील्ड करवा रहे हैं। जैसे कि आपको इसमें दिख रहा है पूरा सेक्शन हमारा यील्ड कर रहा है। वही चीज़ हमने पढ़ी, दो इक्वल एरिया में इसको डिवाइड कर देगा हमारे सेक्शन को। जैसे कोई ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो इधर का एरिया और इधर का एरिया सेम रहेगा, तो इस वाले एक्सिस के अबाउट। और जो इलास्टिक वाला हम देखते थे उसके अंदर क्या होता था, उसके अंदर हम सेंट्रोइड निकालते थे, उसको कंसीडर करते थे। लेकिन यहाँ हम किसको कंसीडर करेंगे, जो इक्वल एरिया एक्सिस है उसको। कैसे निकालते हैं, एक सेक्शन का हम निकाल के देख लेंगे, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ द सिंपली सपोर्टेड आई सेक्शन जिसका स्पैन L है और सेंट्रल लोड W लग रखा है, तो लेंथ ऑफ इलास्टोप्लास्टिक जोन्स ऑफ द प्लास्टिक हिंज। तो लेंथ ऑफ इलास्टोप्लास्टिक जोन कितनी होएगी, उसका फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आप याद कर लेना। लेंथ ऑफ इलास्टोप्लास्टिक जोन जब कौन सा लोड लग रहा हो, जब कंसनट्रेटेड लोड लग रहा हो, जब कंसनट्रेटेड लोड लग रहा हो तो वो होती है L1 - 1/, शेप फैक्टर। आई बीम का शेप फैक्टर हमने कितना पढ़ा था, 1.1 से लेके 1.2। तो इसमें आप पुट करोगे 1.2 तो आपका आंसर आ गया 1/6। तो लेंथ ऑफ इलास्टोप्लास्टिक जोन कितनी होगी, L/6। बस आपको ये याद रखना कि लेंथ ऑफ इलास्टोप्लास्टिक जोन कितनी होती है, L ब्रैकेट में 1 - 1/, शेप फैक्टर। कौन से केस के लिए, केस इंपॉर्टेंट है जब आपका सेंट्रल लोड W हो सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर, सिंपली सपोर्टेड बीम और सेंट्रल लोड W हो, तो उस वाले केस में ये फॉर्मूला लगेगा L1 - 1/, शेप फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द प्लास्टिक एनालिसिस द शेप फैक्टर ऑफ ए रेक्टेंगुलर सेक्शन। तो किसी रेक्टेंगुलर सेक्शन का शेप फैक्टर कितना होता है, तो दोस्तों 1.5 होता है, हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था। लेकिन इस क्वेश्चन में इसको हम डिराइव करना देखेंगे कि डिराइव कैसे करोगे। तो दोस्तों शेप फैक्टर क्या होता है, उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था। क्या होता है भाई, प्लास्टिक मूवमेंट डिवाइड बाय इलास्टिक मूवमेंट। और इसको हम और क्या लिख सकते हैं, प्लास्टिक मॉडुलस डिवाइड बाय इलास्टिक मॉडुलस।
और सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, इलास्टिक वाला तो आपने निकालना आता ही है। सेक्शन मॉडुलस आप क्या पढ़ते हो, आई डिवाइड बाय वाई मैक्सिमम। सेक्शन मॉडुलस आप यहीं पढ़ते हो ना, इलास्टिक जो भी हम पढ़ते हैं वो एम बाई आई सिग्मा बाई वाई ई बाई आर उस वाले इक्वेशन के अंदर। तो इलास्टिक का तो आप निकाल लोगे ना, उसको मैं आपको निकालना दिखाऊंगा, बस इसमें एक बार देख लेंगे। जो शेप मॉडुलस होता है इलास्टिक के लिए वो क्या होता है, आई बाई वाई मैक्सिमम। तो बी डी क्यू बाई 12 रेक्टेंगल का होता है वाई मैक्सिमम डी बाई 2, तो ये आ गया बी डी स्क्वायर बाई 6। तो इसके अंदर तो कोई कन्फ्यूजन था ही नहीं। और प्लास्टिक सेक्शन के लिए सेक्शन मॉडुलस कितना होता है, ए बाई 2 वाई 1 प्लस वाई 2। ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। प्लास्टिक सेक्शन के लिए सेक्शन मॉडुलस कितना होता है, ए बाई 2 वाई 1 प्लस वाई 2। और ये वाई 1 और वाई 2 क्या है, ये है सेंट्रोइड, ऊपर और नीचे दोनों एक्सिस के। जैसे कि ये रेक्टेंगुलर सेक्शन दिया हुआ, ये रेक्टेंगल है, तो इसको हमने दो इक्वल एरिया में डिवाइड कर लिया, A1 और A2। इनका एरिया इक्वल है। और ये D1 और D2 क्या है, जो ये इक्वल एरिया की एक्सिस है, इस वाली एक्सिस से इसका सेंट्रोइड कितनी दूर पे होगा। और D2 क्या है, इस वाली एक्सिस से इसका सेंट्रोइड कितनी दूर पे होगा, तो D1 और D2। तो ये तो रेक्टेंगल है, सिमेट्रिक सेक्शन है। तो A/2 टोटल एरिया कितना होता है, B इंटू कैपिटल D, और उसका हाफ कितना होता है, BD/2। और D1 ये D/4, D2 D/4, तो ये हो गया BD स्क्वायर बाई 12। प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस का फॉर्मूला ये होता है ना, A/2 एरिया कितना होता है रेक्टेंगल का, B इंटू D, तो BD/2। और y1 प्लस y2, y1 कितना हो गया D/4, और ये भी D/4। ये D/4 कैसे आ गया, ये D/2 है, और इस D/2 का भी सेंट्रोइड कहाँ पे होगा, D/4 पे, तो आ गया BD स्क्वायर बाई 12। शेप फैक्टर क्या होता है, सेक्शन मॉडुलस प्लास्टिक अपॉन इलास्टिक। तो इलास्टिक भी निकाल लिया, प्लास्टिक भी, दोनों को हमने डिवाइड किया, तो आंसर आ गया हमारा 1.5। ऐसे ही आप ट्रायंगल का, सर्कल का, सब का निकाल सकते हो, लेकिन हम निकाल लेंगे नहीं, हम बस याद करके बैठ जाएंगे। जो हमने शुरू में टेबल देखी थी वो सफिशियंट हमारे एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या वो लोड फैक्टर है, एस शेप फैक्टर है और एफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो लोड फैक्टर क्या पढ़ा था हमने, क्या इज इक्वल टू फैक्टर ऑफ सेफ्टी इनटू शेप फैक्टर। लोड फैक्टर इज इक्वल टू शेप फैक्टर इनटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। और लोड फैक्टर क्या होता है, लोड फैक्टर आर यूजुअली एम्पलीफाइंग फैक्टर दैट आर यूज टू इंक्रीज द लोड। तो जो लोड होता है उसको हम इंक्रीज कर देते हैं एम्पलीफाइंग फैक्टर, यानी कि उसको इंक्रीज करने वाला एक फैक्टर होता है, ताकि जो हमारा डिज़ाइन है वो सेफ बने। लोड फैक्टर इज ऑल्सो डिफाइन एज द रेशो ऑफ द कोलैप्स लोड टू द वर्किंग लोड। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, लोड फैक्टर किसका रेशो होता है, कोलैप्स लोड का, भाई जिस पे बिल्डिंग हमारी कोलैप्स हो जाएगी, डिवाइड बाय वर्किंग लोड। कोलैप्स लोड अपॉन वर्किंग लोड का रेशो क्या होता है, लोड फैक्टर होता है। तो आप कोलैप्स लोड कैसे निकालोगे, वर्किंग लोड मल्टीप्लाई बाय लोड फैक्टर। और ये फॉर्मूला तो आपको याद हो ही गया, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इनटू शेप फैक्टर क्या होता है, लोड फैक्टर होता है। प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस आप कैसे निकालोगे, A/2 y1 प्लस y2। इलास्टिक कैसे निकालते हैं, इलास्टिक का आपको पता है I/y मैक्सिमम, ये इलास्टिक का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए फिक्स एंड बीम ऑफ लेंथ L एंड सेंट्रल पॉइंट लोड ऑफ W, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ W एट कोलैप्स। तो एक फिक्स बीम दी हुई है L लेंथ की, सेंट्रल लोड लग रहा है W, तो कोलैप्स के ऊपर W की वैल्यू क्या होगी, प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी ऑफ बीम MP। तो ये क्वेश्चन आपको प्लास्टिक एनालिसिस से करना है। इस वाले मेथड को हम नॉर्मली हम पढ़ते नहीं है, इलास्टिक वाला ही पढ़ते हैं। तो पेपर में आपको ये वाला क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करना है, ये आपको आना चाहिए। तो एक फिक्स बीम दी हुई है जिसके ऊपर सेंट्रल लोड लग रखा है W, तो जिधर भी लोड लगेगा वहाँ पे वो रोटेशन कैपेसिटी को शो करेगा। ये बीम हमारी ऐसे रोटेट हो जाएगी, जो फिक्स वाला पॉइंट था यहाँ से थीटा एंगल से रोटेट हो गई, और यहाँ से भी थीटा एंगल से रोटेट हो गई, और यहाँ से कितनी रोटेट हुई टोटल, ये 2 थीटा से रोटेट हो गई। तो ये रोटेशन आप समझ गए कैसे हो रही है। एक्चुअल में ये रोटेट नहीं हो रही, लेकिन हम इसको अपने समझने के लिए रोटेट करवा रहे हैं, क्योंकि ये प्लास्टिक एनालिसिस है। प्लास्टिक एनालिसिस में हम इसी टाइप से एज्यूम करते हैं कि इसके अंदर हिंज बनते हैं, प्लास्टिक हिंज। तो एक हिंज यहाँ पे बनेगा, एक हिंज यहाँ पे, तो हिंज के अबाउट ये रोटेट होगी, और जहाँ लोड लग रहा है वहाँ ये 2 थीटा से रोटेट होगी। तो इसके अंदर आपको वर्क डन निकालना पड़ता है। जो एक्सटर्नल वर्क डन है वो इंटरनल वर्क डन के बराबर होगा। एक्सटर्नल वर्क डन कितना, जो आपने बाहर से लोड लगाया W इंटू थीटा, और इंटरनल वर्क डन जो यहाँ पे एक मोमेंट ये मूवमेंट, एक मूवमेंट ये, और एक मूवमेंट ये। तो इसके अंदर 3 प्लास्टिक मूवमेंट बनेंगे, जो कि क्वेश्चन में भी दिया हुआ, प्लास्टिक मूवमेंट कैपेसिटी ऑफ द बीम इज MP। तो प्लास्टिक मूवमेंट कैपेसिटी MP है इसकी।
जो आपने लोड लगाया WC, उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट हुई डेल्टा, तो वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और अंदर कितना वर्क होगा MP इंटू थीटा, MP इंटू थीटा प्लस MP इंटू 2 थीटा, तो MP इंटू थीटा, MP इंटू थीटा, और यहाँ MP इंटू 2 थीटा, तो टोटल वर्क डन अंदर वाला और जो बाहर वाला वर्क डन है इस WC लोड की वजह से जो ये वर्क हो रहा है, एक ये वर्क डन आ गया, ये थीटा डिस्प्लेसमेंट WC लोड की वजह से। और जो ये डेल्टा है ये कैसे निकालोगे, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से हम इस डेल्टा को निकाल लेंगे। टेन थीटा किसके बराबर है, डेल्टा अपॉन L/2, और टेन थीटा बहुत छोटा है तो टेन थीटा किसके बराबर होगा, थीटा के बराबर होगा। जो एंगल आपको दिख रहे हैं ये रोटेट करती हुई बहुत छोटी है, नॉर अपनी आँखों से हम इसको देख भी नहीं सकते, इतनी कम रोटेशन होती है। तो ये थीटा एंगल बहुत कम होगा, तो आपने क्या निकाल लिया, थीटा इज इक्वल टू डेल्टा डिवाइड बाई L/2। तो जहाँ से आपने डेल्टा को इसके अंदर पुट कर दोगे, डेल्टा किसके बराबर होगा, थीटा इंटू L/2, तो WC थीटा इंटू L/2 इज इक्वल टू 4 MP इंटू डेल्टा। तो जो आपका लोड है वो कितना आ गया, 8 MP/L। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होगे। अगर नहीं भी समझ पाए तो ये वर्क डन वाली चीज़ तो आपको समझ आई गई होगी। एक्सटर्नल वर्क डन, एक तो जो बाहर से लोड लग रहा है, एक जो अंदर से लोड लग रहा था, और जितने भी इसके अंदर ये पॉइंट है सभी के ऊपर हिंज फॉर्म होगा, सभी पे ये अपना वर्क डन करेंगे, रोटेशन होएगी, तो सभी का जो वर्क डन ये इस वाले वर्क डन के बराबर कर देना है। और जो थीटा एंगल है और ये डेल्टा है इसके बीच का रिलेशनशिप निकाल लेंगे टेन थीटा वाले फॉर्मूले से। तो इतना करके आपको ये वेट निकालना है, ये कितना आ गया, 8 MP/L, ये इसका आंसर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है तो आप इसका आंसर याद भी कर सकते हो, 8 MP/L किसके अंदर, फिक्स बीम के अंदर, जहाँ पे कंसंट्रेटेड लोड W लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिकल स्पेसिंग ऑफ ए रूफ ट्रस डिपेंड अपॉन, तो जो रूफ ट्रस की इकोनॉमिकल वो होती है स्पेसिंग, वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, तो दोस्तों वो डिपेंड करेगी कॉस्ट ऑफ पर्लिन एंड कॉस्ट ऑफ रूफ कवरिंग के ऊपर। कैसे डिपेंड करती है, जो रूफ ट्रस की कॉस्ट होती है वो किसके बराबर होती है, 2 टाइम कॉस्ट ऑफ पर्लिन प्लस रूफ कवरिंग। ट्रस की कॉस्ट किसके बराबर, पर्लिन की कॉस्ट का डबल प्लस रूफ कवरिंग के कॉस्ट का सम। तो इसके ऊपर डिपेंड करती है, इट डिपेंड अपॉन द कॉस्ट ऑफ ट्रस, कॉस्ट ऑफ पर्लिन एंड कॉस्ट ऑफ रूफ कवरिंग। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इकोनॉमिकल होने के लिए ट्रस की कॉस्ट किसके बराबर होगी, 2 टाइम पर्लिन प्लस रूफ ट्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मली द एंगल ऑफ रूफ ट्रस विद एस्बेस्टोस शीट शुड नॉट बी लेस देन, तो जब हम एस्बेस्टोस शीट यूज करते हैं तो रूफ ट्रस का एंगल किससे कम नहीं होना चाहिए, तो दोस्तों 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। एस्बेस्टोस क्या होती है, जो शेड देखी होंगी आपने इस टाइप की, सीमेंट कंक्रीट टाइप से की होती हैं, तो इनको हम किसकी शीट बोलते हैं, एस्बेस्टोस की शीट बोलते हैं। जो पुराने घर वगैरह हैं, झोपड़ी वगैरह, झुग्गियाँ वगैरह में इस टाइप की शीट डली हुई देखी होंगी आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगर आप एस्बेस्टोस यूज़ कर रहे हो तो 30 डिग्री से कम एंगल नहीं होना चाहिए, ताकि ड्रेनेज हमारी अच्छे से हो सके। और जो गैल्वनाइज आयरन शीट है तो पिच हमारी 1/6 हो सकती है। आयरन शीट के अंदर पिच हमारी कितनी हो सकती है, 1/6 हो सकती है। मेंबर ऑफ द रूफ ट्रस विच सपोर्ट द पर्लिन इज कॉल्ड, तो रूफ ट्रस का वो मेंबर जो पर्लिन को सपोर्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल राफ्टर। उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल राफ्टर। तो इस डायग्राम में आप देखिए, जो पर्लिन वाली बीम है, पर्लिन कौन सी, यह आपकी पर्लिन है, एक पर्लिन ये है। तो जो इसमें मैंने पिंक से हाईलाइट किया वो क्या, पर्लिन है। और पर्लिन किसके ऊपर सपोर्ट है, ये प्रिंसिपल राफ्टर। जो प्रिंसिपल राफ्टर है, एक प्रिंसिपल राफ्टर ये, एक प्रिंसिपल राफ्टर ये। तो प्रिंसिपल राफ्टर के ऊपर कौन है, पर्लिन है। तो पर्लिन किसके ऊपर सपोर्ट है, प्रिंसिपल राफ्टर के ऊपर। सबसे ऊपर ये रिज बोर्ड होता है, ये बीच में जो बीम होती है टाई बीम्स होती है जो शेडेड दिख रही है आपको, और ये किंग पोस्ट है, ये किंग पोस्ट है, ये टाई बीम है। तो ये सब आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपार्ट फ्रॉम ग्रेविटी लोड विच ऑफ द फॉलोइंग लोड आर ऑल्सो कंसिडर्ड इन द डिज़ाइन ऑफ ए गैंट्री गर्डर, तो गैंट्री गर्डर जो कि लोकेटेड विद इन एन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। तो इसके अंदर ये ट्रिक की पॉइंट इसने ये दे दिया, लोकेट विद इन एन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग के अंदर है गैंट्री गर्डर। तो उसके अंदर ग्रेविटी लोड के अलावा हम कौन से लोड को कंसिडर करेंगे, तो दोस्तों अगर बिल्डिंग के अंदर है तो विंड लोड तो आ ही नहीं सकता, बिल्डिंग के अंदर हवा का लोड कहाँ से आएगा। तो क्या बचा इसके अंदर, बस इसके अंदर बचा आपके लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल लोड। तो
सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो ये इसमें ट्रिकी पॉइंट था। गैंट्री गर्डर क्या होते हैं? जो बड़ी बड़ी वेयर हाउस वगैरह होते हैं या फिर डॉक यार्ड वगैरह होते हैं, तो इसमें इस टाइप से क्रेन बना देते हैं बड़े बड़े हैवी लोड्स को उठा के एक प्लेस से दूसरी जगह लेके जाने के लिए, तो उसको हम गैंट्री गर्डर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल सेक्शन विच कैन बी यूज एज ए पर्लिन व्हेन स्लोप ऑफ द रूफ ट्रस इज। तो एक जो एंगल सेक्शन है, एंगल यानी कि इस टाइप का सेक्शन, उसको हम पर्लिन की तरह यूज कर सकते हैं अगर स्लोप हमारा कितना हो। अगर आपका स्लोप 30 डिग्री से कम है तो हम एंगल सेक्शन को पर्लिन की तरह यूज कर सकते हैं। तो इसको आपको याद कर लेना, फैक्चुअल क्वेश्चन है ये। अगर रूफ ट्रस 30 से कम है तो हम किसको यूज कर सकते हैं? पर्लिन को यूज कर सकते, उसको एंगल को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आप इंडस्ट्रियल बिल्डिंग देख सकते हो कैसी होती है इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। इसके अंदर बे होती हैं, इसके अंदर क्या होती हैं? बे, BAY। बे का क्या मतलब है? एक पोर्शन ये, ठीक है, सेम इसी टाइप का एक पोर्शन ये, तो ये रिपीट होते जाएंगे बहुत ज़्यादा लेंथ तक, तो इनको हम क्या बोलते हैं? बे बोलते हैं। तो एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग के अंदर आप अगर बे शब्द को सुनते होगे तो आपको आज पता चल गया ये बे क्या होता है। तो जैसे एक पार्ट ये, अगला ये, अगला ये, तो ये जितने पार्ट बनते जा रहे हैं ये सभी बे हैं इसके। परलिन आप देख सकते हो, परलिन होती हैं, बीम होती हैं, बीम को हम क्या बोलते हैं? परलिन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए फैक्ट्री बिल्डिंग द हॉरिजॉन्टल बीम स्पैनिंग बिटवीन द वॉल कॉलम सपोर्टिंग ए वॉल कवरिंग आर कॉल्ड। तो जो फैक्ट्री होती है उसके अंदर जो हॉरिजॉन्टल बीम होती हैं स्पैनिंग द वॉल कॉलम सपोर्टिंग ए वॉल कवरिंग, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं गर्ड्स। और ये गर्ड्स क्या होती हैं? डायग्राम से आपको समझ आ जाएंगी। ये आपकी कोई बिल्डिंग है, तो इस बिल्डिंग में जो दीवार है, कॉलम है, उनको चारों तरफ से एक पट्टी सी घेर रखी है। ये पट्टी है, चारों तरफ से ऐसे घेर रखी है। एक पट्टी है ऐसे घेर रखी है, एक पट्टी है ऐसे घेर रखी है। तो जो वॉल कवरिंग है या कॉलम्स हैं उनके चारों तरफ एक जो है पट्टी सी चल रही है, इस पट्टी को हम क्या बोल रहे हैं? इसको हम GIRT, गर्ट बोल रहे हैं। इस डायग्राम में देखिए GIRT, गर्ट हम किसको बोल रहे हैं? जो ये लाइन आपकी ऐसे जा रही है इसको हम क्या बोलेंगे? गर्ट्स बोलेंगे, GIRT, गर्ट। उसके अलावा बे क्या होता है? बे भी आप समझ गए, एक बे, दूसरी बे, तीसरी बे, इस टाइप से ये चलती जाएंगी ऐसे, ये BY, बे। उसके अलावा परलिन क्या होती है? परलिन बीम्स होती हैं, वे भी आपको समझ आ गई इससे। गर्ट भी मैंने आपको बता दी। जो ये कॉलम है आपके, या टिन की शेड है या कुछ भी है, तो उसके ऊपर एक ये लाइनिंग जो ऐसे जा रखी है, इनको हम क्या बोलते हैं? गर्ट बोलते हैं। इट इज एन हॉरिजॉन्टल बीम स्पैनिंग द वॉल कॉलम ऑफ एन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग यूज टू सपोर्ट द वॉल कवरिंग। तो जो वॉल की कवरिंग होती है उसको सपोर्ट करने के लिए हम गर्ट्स का यूज़ करते हैं। लेंटल क्या होती है? दरवाजे वगैरह के ऊपर जो बीम होती है उसको लेंटल बोलते हैं। स्ट्रिंजर क्या होती है? मेन स्टील मेंबर अलोंग द लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन इज कॉल्ड द स्ट्रिंजर बीम। तो लेंथ के अलोंग जो मेन स्टील बीम होती है उसको स्ट्रिंजर बोल देते हैं। स्पेसिंग बिटवीन एडजेसेंट बैंड इन ए रूफ ट्रस इज कॉल्ड। तो एडजेसेंट जो बैंड होते हैं उनके बीच में स्पेसिंग होती है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे बे। तो बे क्या होती है वो आप समझ गए होगे। जैसे एक ये है, फिर उसके बाद अगला ऐसे ये आएगा, तो इनके बीच की जो है हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग हो गई, इसको हम क्या बोल रहे हैं? इसको बे बोल रहे हैं। जैसे इसमें देखिए, इसको हम क्या बोलेंगे? बे बोलेंगे इसको। ब्रेसिंग क्या होती है? ब्रेसिंग ऐसे मेंबर होते हैं जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं रूफ ट्रस को। तो जो हम स्टिफनर देख रहे थे, तो स्टिफनर जैसा ही काम होता है ब्रेसिंग का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमिसिबल मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ ए पर्लिन ऑफ 4.5 मीटर विच इज सब्जेक्टेड टू ए लाइव लोड्स सपोर्टिंग GI मेटल शीट एंड सपोर्टेड बाय इलास्टिक क्लैडिंग। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन किसी पर्लिन का कितना हो सकता है? लाइव लोड जिसके ऊपर लग रहा हो और इलास्टिक क्लैडिंग हो, तो उसका हो सकता है स्पैन बाय 150। उसका कितना हो सकता है? स्पैन बाय 150। तो 4.5 मीटर का स्पैन है, तो स्पैन बाय 150 कितना हो गया? 30 mm। IS कोड का क्वेश्चन है, ये आपको याद रख लेना है। डिफ्लेक्शन ऑफ ए पर्लिन एंड गर्ट सब्जेक्टेड टू लाइव लोड, विंड लोड एंड सपोर्टिंग इलास्टिक क्लैडिंग इज स्पैन बाय 150, स्पैन बाय 150।
ऐसा क्वेश्चन हमने जो हमारा शायद सेकंड लेक्चर है उसमें भी हमने एक क्वेश्चन देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रूफ विद स्लोप इन ऑल 4 डायरेक्शन एंड ए ब्रेक इन इच स्लोप इज नोन एज। तो ऐसी बिल्डिंग जिसके चारों डायरेक्शन में स्लोप है और बीच में स्लोप का ब्रेक आ रखा है, जैसे कि इस बिल्डिंग में देखिए चारों तरफ स्लोप है लेकिन ब्रेक नहीं है। तो ये वाली बिल्डिंग देखिए चारों तरफ स्लोप है, इधर भी स्लोप इधर भी स्लोप और उस साइड भी दोनों तरफ स्लोप, और बीच में एक ब्रेक भी है। 2 टाइप के स्लोप हैं, तो ऐसी बिल्डिंग क्या होगी, ऐसी बिल्डिंग होगी मनसार्ड। तो सी ऑप्शन मनसार्ड। ये अलग अलग कौन सी बिल्डिंग होती हैं ये आपको सभी पता होनी चाहिए। जो हम नॉर्मली बचपन में ड्रॉ करते थे ऐसे वाली बिल्डिंग, उसको हम क्या बोलेंगे, गैबल रूफ। उसको हम क्या बोलेंगे, गैबल रूफ। उसके अलावा अगर चारों तरफ स्लोप हो, जो हम ये झोपड़ी सी बनाई है हमने, इसके अंदर तो एक स्लोप ही है, एक स्लोप ही है, केवल 2 ही स्लोप है। लेकिन अगर ये 4 स्लोप हो जैसे इस बिल्डिंग में दिख रहे हैं तो इसको बोलेंगे हिप रूफ। अगर एक ही स्लोप हो लेकिन मतलब 2 साइड स्लोप हो केवल, लेकिन इसमें बीच में ब्रेक आता हो इस टाइप से, ऐसे यानी स्लोप बीच में चेंज हो जाता हो जैसे इस बिल्डिंग में दिख रहा है, तो उसको बोलेंगे गैम्ब्रल। और चारों डायरेक्शन में स्लोप हो और स्लोप में बीच में ब्रेक आता हो तो उसको मनसार्ड बोलेंगे। और स्लोप हो और फ्लैट रूफ भी हो तो उसको डेक रूफ बोलेंगे। तो ठीक है दोस्तों, हमारा जो स्टील स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। हमने पूरे स्टील स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर लिया। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, प्लास्टिक एनालिसिस, बोल्ट, कनेक्शन, रिवेट्स, वेल्डिंग और ये गर्डर वगैरह जितना भी पार्ट था स्टील का ये हमने कंसिडर पूरा कर लिया है। उसके अलावा आप अपनी रिवीजन करते रहना रोज़ एक सब्जेक्ट की। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो, सिलेक्शन नहीं चाहिए तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नॉर्मली आप अपना पढ़ते रहिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट कर देना। और रीजनिंग को भी देख लेना, रीजनिंग जीके को भी 1 से 1.5 घंटा रीजनिंग जीके को दे देना। तो ठीक है फ्रेंड, आप ऐसे ही पढ़ते रहिए। तो अगर आप अच्छे से दिन के अगर 6-7 घंटे भी पढ़ रहे हो तो 100% आपका सिलेक्शन होगा। बेफिक्र रह गए पेपर में, अपना आपको पेपर देना है। थैंक यू फ्रेंड। और उसके अलावा आप हमारे क्विज भी ज्वाइन कर सकते हो, जो हम 3 बजे क्विज कर रहे हैं उसको। तो ठीक है फ्रेंड्स, बाय एंड थैंक यू।